वो मुकदमा जिसने इंदिरा गांधी को इतना भयभीत कर दिया कि उन्होंने आपातकाल लगा दिया। 12 जून 1975 को जिस मुकदमे में ये फैसला आया था उसे राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आज से 44 साल पहले आए एक ऐतिहासिक फैसले ने 1 साल से आंदोलनरत विपक्ष को वो ऑक्सीजन दे दी जिसे उसकी तलाश थी। इसी फैसले ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल लगाने पर मजबूर कर दिया था। जिस मुकदमे में ये फैसला आया था उसे राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से जाना जाता है। इस मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावों में धांधली का दोषी पाया था। 12 जून 1975 को सख्त जज माने जाने वाले जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने निर्णय में उनके रायबरेली से सांसद के रूप में चुनाव को अवैध करार दे दिया। अदालत ने साथ ही अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव को लड़ने पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का रास्ता भी नहीं बचा। अब उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कई जानकार मानते हैं कि 25 जून 1975 की आधी रात से आपातकाल लागू होने की जड़ में यही फैसला था। चलिए जानते हैं कि आखिर राजनारायण का मामला था क्या, जिन्होंने उस वक्त की कद्दावर नेता समझी जाने वाली इंदिरा गांधी की कुर्सी की चूल्हे हिला के रख दी थी। दोस्तों, मार्च 1971 में हुए आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त जीत मिली थी। कुल 518 सीटों में से कांग्रेस के 2/3 से ज़्यादा 352 सीटें हासिल हुई थीं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के लगातार बढ़ते रहने से इसकी आंतरिक संरचना कमज़ोर हो गई थी। ऐसे में पार्टी के पास इंदिरा गांधी पर निर्भर होने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं रह गया था। इंदिरा गांधी की छवि बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स, राज परिवारों को मिलने वाले भत्ते खत्म करने जैसे मामलों से गरीबों के समर्थक के रूप में बन गई थी। माना जाता है कि वे बहुत सोच समझकर अपनी छवि को गरीबों के मसीहा के रूप में गढ़ रही थीं। अपने सलाहकार और हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा रचे गए गरीबी हटाओ का नारा देकर वे आम चुनावों में उतरी। जनता को उनकी नई छवि से काफ़ी उम्मीदें हो चली थीं। उसने इंदिरा गांधी को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से देश का नेतृत्व सौंप दिया था। इस चुनाव में इंदिरा गांधी लोकसभा की अपनी पुरानी सीट यानी उत्तर प्रदेश की रायबरेली से लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से चुनी गई थी। लेकिन इस सीट पर उनके प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण ने उनकी इस जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ये मुकदमा इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के नाम से चर्चित हुआ। राजनारायण उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके इंदिरा गांधी से कई मसलों पर नीतिगत मतभेद थे, इसलिए वे कई बार उनके खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े और हारे। 1971 में भी उन्हें यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की इस जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। राजनारायण के वकील शांति भूषण थे। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया। शांति भूषण ने इसके लिए प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर का उदाहरण दिया, जिन्होंने राष्ट्रपति से अपना इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। अदालत ने इस आधार पर ही इंदिरा गांधी की सांसदी को खारिज कर दिया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया, इसलिए जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध है। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था बनाने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया। साथ ही उसने इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त भी कर दिया था। देश में आपातकाल लगने में इस फैसले की निर्णायक भूमिका साबित होने वाली थी। दोस्तों, जैसे कि इतिहासकार बताते हैं कि राजनीतिक जानकारों के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर खूब माथापच्ची की, लेकिन उस समय पार्टी की जो स्थिति थी उसमें इंदिरा गांधी के अलावा किसी और के प्रधानमंत्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कहा जाता है कि इंडिया इज़ द इंदिरा इज़ इंडिया का नारा देने वाले कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष D.K. बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अंतिम फैसला आने तक वे कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं। बरुआ का कहना था कि वे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जिस समय प्रधानमंत्री आवास पर चर्चा चल रही थी
उसी समय वहाँ इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी आ गए। उन्होंने अपनी मां को किनारे ले जाकर सलाह दी कि वह इस्तीफ़ा ना दें। उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाया कि प्रधानमंत्री के रूप में पार्टी के किसी भी नेता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। संजय ने उन्हें कहा कि पिछले 8 सालों में खासी मशक्क़त से उन्होंने पार्टी में जो अपनी निष्कंठ स्थिति हासिल की है उसे वे तुरंत खो देंगी। जानकारों के अनुसार इंदिरा गांधी अपने बेटे के तर्कों से सहमत हो गईं। उन्होंने तय किया कि वह इस्तीफ़ा देने की बजाय 20 दिनों की मिली मोहलत का फ़ायदा उठाते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। 11 दिन बाद 23 जून को इंदिरा गांधी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए दरखास्त की कि हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ के जज जस्टिस BR कृष्णा अय्यर ने अपने फैसले में कहा कि वे इस फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने तक की अनुमति दे दी, लेकिन ये भी कहा कि अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में उन्हें मतदान में हिस्सा नहीं ले सकती। कोर्ट के बतौर सांसद इंदिरा गांधी के वेतन और भत्ते लेने पर भी रोक बरकरार रखी गई। यही वह समय था जब गुजरात और बिहार के छात्रों के आंदोलन के बाद देश का विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो चला था। लोक नायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण यानी JP पूरे विपक्ष की अगुवाई कर रहे थे। वे मांग कर रहे थे कि बिहार की कांग्रेस सरकार तुरंत इस्तीफ़ा दे दे। वे केंद्र सरकार पर भी हमलावर थे। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले ने विपक्ष को और आक्रामक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में JP की विशाल रैली थी। JP ने इंदिरा गांधी को स्वार्थी और महात्मा गांधी के आदर्शों से भटका हुआ बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। उस रैली में JP द्वारा कहा गया रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता का अंश अपने आप में एक नारा बन गया था। ये नारा था, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। JP ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि देश की सेना पुलिस अपनी ड्यूटी निभाते हुए सरकार से असहयोग करना शुरू कर दे। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले का हवाला देते हुए जवानों से आह्वान किया कि वे सरकार के उन आदेशों की अवहेलना करें जो उनकी आत्मा को कबूल न हो। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी की स्थिति नाजुक हो चली थी। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उन्हें पद पर बने रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन समूचा विपक्ष सड़कों पर उतर चुका था। आलोचकों के अनुसार इंदिरा गांधी किसी भी तरह सत्ता में बना रहना चाहती थी और उन्हें अपनी पार्टी में किसी पर भी भरोसा नहीं था। ऐसे हालात में उन्होंने आपातकाल लागू करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने जयप्रकाश नारायण के बयान का बहाना लिया। 26 जून 1975 को सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, आपातकाल जरूरी हो गया था, सो एक जना सेना को विद्रोह के लिए भड़का रहा है, इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए ये फैसला जरूरी है। इतिहास के राजनीति के लगभग सभी विद्वान एकमत हैं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने देश का राजनीतिक इतिहास निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई। कुछ तो यहाँ तक मानते हैं कि यदि ये फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ ना आता तो शायद देश में आपातकाल लगाने की नौबत ही ना आती। मैं आपका दोस्त रूपक शर्मा आपके लिए फिर किसी रोचक विषय पर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।